मुस्कान अपनी माँ देवयानी, भाई अभय और भाभी करिश्मा के साथ रहती है। मुस्कान को पत्थर खाने की बहुत बुरी आदत होती है, या मानो उसका एक नशा ही चढ़ चुका होता है। इसीलिए वो अपने घर वालों से छुप छुप कर पत्थर खाती रहती है। हे भगवान, क्या सुख है इस पत्थर को खाने में। उफ, ये तो सच में एक नशा ही है। हाय हाय हाय, खाते रहो तो बस खाने का ही मन करता है। तभी वहां पर करिश्मा आती है। क्या मुस्कान, तुम यूं चुप चुप कर क्या चबा रही हो? हम्म, अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं करिश्मा भाभी। मैं कहाँ कुछ चबा रही हूँ। लगता है आपके कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो खोलो अपना मुंह और बताओ मुझे, क्या खा रही थी तुम? हाँ? अरे नहीं भाभी, वो वो ना। उतने में मुस्कान उस पत्थर को निगल लेती है। ये देखिए, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाना बाहर। खाने के लिए सभी तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आ जाऊंगी मैं। फिर करिश्मा वहां से चली जाती है। उफ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। वरना अगर किसी को पता चल जाता कि मैं दिन रात सुबह शाम पत्थर खाती हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन दिन ब दिन घर वालों को धीरे धीरे मुस्कान पर शक होने लगता है। और ऐसे ही एक रात देवयानी उसे पत्थर खाते हुए पकड़ लेती है और उसे खूब सुनाती है। हे भगवान, अरे नालायक लड़की, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये घटिया सी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने कोई गलत काम ही कर दिया है। अरे मुझे इन पत्थरों को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन्हें खा रही हूँ। अब आप मेरा खून मत चूसो और चली जाओ यहाँ से। निर्लज्ज लड़की, ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर आइंदा से तू मुझे इन्हें खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? फिर देवयानी अगले दिन सबको मुस्कान के पत्थर खाने के बारे में बता देती है। और वो जानने के बाद में करिश्मा और अभय भी मुस्कान को डांट लगाते हैं। लेकिन निर्लज्ज मुस्कान किसी की एक बात नहीं सुनती। उस पर किसी का भी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो वो निर्लज्ज की तरह सबके सामने सरे आम पत्थर खाती रहती है। ये क्या है मुस्कान, इतना समझाने के बावजूद भी तुम इन पत्थरों को फिर से खा रही हो? अरे तुमने तो इसे अपना खाना ही बना लिया है मुस्कान। तुम्हें सच में कोई लाज शर्म नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो तुम इन पत्थरों को खाना छोड़ चुकी होती। अरे क्या आप दोनों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए भैया भाभी, ये पत्थर नहीं है, ये मेरी सुकून की दवा है। मेरा चकना, मेरा स्टार्टर है। इसके बाद ही मेरे पेट में खाना जा सकता है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। इससे पहले कि ये लड़की मुझे हार्ट अटैक दिला दे, उठा ले मुझे तू। मुस्कान की पत्थर खाने की गंदी आदत कम होने की जगह अब दिन ब दिन बढ़ने ही लगती है। फिर एक दिन जब घर में देवयानी की सहेली रत्ना अपनी बेटी संजना के साथ आती है, तभी संजना अपना नाश्ता लेकर मुस्कान के कमरे में आती है और उसके साथ गप्पे मारने लगती है। और मुस्कान, कैसी चल रही है तेरी कॉलेज की पढ़ाई? बस एकदम बढ़िया संजना। लेकिन संजना, तू ये सब क्या खा रही है? अरे ये स्नैक्स तो मुझे देवयानी आंटी ने दिए हैं। ये खाकरा तो सच में बहुत मस्त बना है। तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी एकदम बढ़िया खाना बनाती है। लेकिन मुझे इन खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है संजना, क्योंकि मेरा फेवरेट आइटम तो ये है, मेरा दगड़ू। क्या? अरे लेकिन मुस्कान, ये तो एक पत्थर है ना?
हाँ, ये एक पत्थर ही है, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसके सामने तो सारे अच्छे अच्छे फूड आइटम फेल हो जाते हैं। तू एक बार इसे खाकर तो देख। लेकिन इसके क्या टेस्ट होगी? और अगर मेरे दांत टूट गए तो? ये तो दिखने में भी कितना अजीब लग रहा है। देख संजना, दिखने में तुझे जितना अजीब लग रहा है उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक बार चक्कर तो देख। और इसमें तो ढेर सारा कैल्शियम होता है। दूध पीने से, दवाइयाँ खाने से या फिर डॉक्टर के पास जाने से अच्छा तो यही है ना कि कम खर्चे में ये पत्थर खाओ। क्या बोल रही है तू? सच में? अगर ऐसा है ना तो मैं भी इसे टेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझ में कैल्शियम की बड़ी कमी है। डॉक्टर ने मुझे इसके लिए टैबलेट्स भी दी है। अरे उन टैबलेट्स को मार गोली और ये ले, इसे खा। फिर संजना उस पत्थर को खाती है। अरे वाह, ये तो वाकई में टेस्टी है और करारा भी। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। है ना? इसीलिए मैंने तुझे कहा था। देख, अगर तुझे चाहिए तो तू ये मेरा वाला पत्थर ले जा सकती है। अरे मुस्कान बिटिया, संजना बिटिया, जरा यहाँ तो आओ। आई माँ। फिर संजना और मुस्कान दोनों बाहर चली जाती है। और जब रत्ना संजना को पत्थर खाते हुए देख लेती है तभी वो बहुत गुस्सा हो जाती है। संजना, ये तू क्या खा रही है? किसने दिया ये तुझे? ये एक पत्थर है माँ, मुस्कान ने मुझे दिया है। बहुत यमी होता है ये। इसमें ढेर सारा कैल्शियम भी होता है। आप भी थोड़ा खाकर देखो, आपके घुटनों के दर्द के लिए अच्छा रहेगा। अरे चुप कर और जा, फेंक कर आ इसे, फेंक। अरे देवयानी बहन, कुछ अकल वकल है या नहीं आपकी बेटी में? अरे कॉलेज में पढ़ने जाती है या फिर ये सारे सस्ते नशे करने जाती है? छी छी छी, इससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। जरा अपनी बेटी को संभाल कर रखो, वरना इसके कारण हमारी बेटियां भी इसी की तरह नशेड़ी हो जाएगी। रत्ना बहन, माफी चाहती हूँ। लेकिन देवयानी कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन रत्ना उसकी बात नहीं सुनती और संजना को लेकर वहां से चली जाती है। और इस वजह से देवयानी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कुलटा कुलक्षिनी, क्या जरूरत थी तुझे संजना को वो पत्थर देने की? तुझे हम सब ने कितना समझाया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? ये सस्ते नशे करके तुझे क्या मिलता है? इसे खाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि तेरी तबीयत पर ही असर होने वाला है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे खाने के बहुत फायदे हैं। इसमें कैल्शियम होता है। और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई सिगरेट पीती हूँ या फिर दारू या गांजा का नशा करती हूँ। इतना संस्कारी और सस्ता नशा करने के बाद भी आप लोग मुझे इतने जहरीले ताने क्यों दे रहे हो? मुस्कान, अपनी ये बकवास बंद कर और इस पत्थर का सेवन करना बंद कर दे। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। इसे खाने से तुम्हें बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती है। और नहीं तो क्या, रत्ना आंटी के सामने बेइज्जती तो हो गई। अब वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती होगी हमारी। अरे इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई आपकी? और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो होने दो। मैं कोई बेवड़ी थोड़ी ना हूं या नशेड़ी हूं। ये पत्थर मेरे जीने की जड़ी बूटी है और इसे खाने से मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग चाहे कुछ भी कीजिए, मैं इसे खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी। सबके लाख समझाने के बावजूद भी देख मुस्कान किसी की एक नहीं सुनती। अब घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये निर्लज्ज लड़की तो किसी के सुनने से रही। पता नहीं ये सब करके क्या मिलता है इसे। देखिए माँ जी, अब हमें ही इसकी गंदी आदत छुड़वानी होगी। मेरी माँ से मैंने बात की थी और वो कह रही थी कि मुस्कान को रात में सोने से पहले अजवाइन का चूरन दे दे
उससे उसका पत्थर खाने का नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन करिश्मा, तुम्हें पक्का पता है क्या कि ये सब सच में काम करता है? देख अभय बेटा, अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए ये छोटा सा काम तो कर ही सकती हूँ। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ हम लोग मुस्कान की गैर मौजूदगी में उसके कमरे के पत्थर गायब कर देंगे, तब तो वो उन्हें खा ही नहीं पाएगी। हाँ बहू, ये भी सही रहेगा। फिर वो सभी लोग मुस्कान के कमरे में से वो पत्थर कहीं और छुपा देते हैं, और रात में जब मुस्कान उन सबको गायब देखती है तब वो हॉल में आती है। मुस्कान बेटी, ये ले, ये अजवाइन का चूरन है, इससे तेरा खाना हजम हो जाएगा और साथ ही मेरे पत्थर खाने की आदत भी छूट जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तो और, आप लोगों ने मेरे पत्थरों को भी गायब कर दिया है ताकि मैं उन सबके नशे से मुक्त हो जाऊं। क्यों, यही इरादा है ना आपका? मुस्कान, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मुस्कान, ज्यादा इतराओ मत। हाँ, किया है हम लोगों ने गायब, क्योंकि तुम तो उसे खुद से खाना बंद नहीं करने वाली। खैर, मैं आप सबको ये बताने आई थी कि आप लोग चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितनी भी तरकीबें आजमा लो, लेकिन मैं तो मेरे मन की ही करूंगी। मेरे पास ढेर सारा स्टॉक पड़ा है पत्थरों का, जो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसीलिए मुझे उन गायब हुए पत्थरों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब सब मिलकर खाना खाते हैं। इतना कहकर मुस्कान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाने की राह देखती है। लेकिन तभी देवयानी वहां पर आती है। उठ यहाँ से, तुझे अब खाना और पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत मजा आता है ना तुझे उन पत्थरों को खाने में। अब जा, उसे ही खाना और पानी समझकर खा ले। आज के बाद तुझे इस घर में ना तो अन्न का निवाला मिलेगा और ना ही पानी की एक बूंद। क्या? चल दफा हो जा अब और अपने कमरे में जाकर पत्थर खाती बैठ। मुस्कान को उस दिन कोई खाना नहीं मिलता और थोड़े दिनों बाद पत्थर का ज्यादा सेवन करने के कारण मुस्कान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उस दर्द के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। मुस्कान को किडनी स्टोन हो गया है। क्या? ये सब उस पत्थर को खाने के कारण ही हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, अगर उससे कोई फर्क पड़ा तो वेल एंड गुड, वरना हमें मुस्कान का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की बात सुनकर मुस्कान और बाकी घर वाले बहुत डर जाते हैं। देवयानी तो बहुत गुस्सा भी हो जाती है। देखा तूने, देखा अपनी बेवकूफी का नतीजा। बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ये बेवकूफ लड़की ने किसी की नहीं सुनी, बस अपनी मन की ही करती रही। अब देख क्या होने वाला है। तुझमें तो जरा सी भी अक्ल नहीं है। अरे हम लोग क्या पागल थे क्या, जो तुझे इतना समझा रहे थे? मुझे माफ कर दो माँ। भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सबने मुझे कितना रोका, कितना समझाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी मनमानी करती गई और पत्थर को खाने का नशा करती रही। लेकिन अब मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं उस पत्थर को खाना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज माँ, मुझ पर गुस्सा मत हो और मुझे माफ कर दो। और इस तरह अंत में मुस्कान की अकल ठिकाने पर आ जाती है और थोड़े महीनों बाद दवाइयों के असर से ही वो ठीक हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का नशा करना बंद कर देती है। आरुषि अपनी सास गायत्री, ससुर पंचम, पति माधव और बेटे पिंकू के साथ रहती है। लेकिन उसे अपने घर पर रहने वाली नौकरानी धन्नो से काफी जलन होती है, क्योंकि उसकी सास गायत्री धन्नो को घर के बाकी लोगों से भी ज्यादा महत्व देती है। चलिए माँ जी, अब घर की चाबी का छल्ला मुझे दे दीजिए। कब तक वो धन्नो के पास रहेगा?
अब घर की बहू तो मैं हूँ ना, तो बाकी जिम्मेदारियां भी मैं ही संभालूंगी ना। अरे अक्कल मुई, तू ये जो सपना देख रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं है जितना कि इस धन्नो पर है। इसीलिए चाबी का छल्ला तो सिर्फ और सिर्फ धन्नो के पास ही रहेगा, समझी तुम? माँ जी, आपने इस धन्नो को ऐसी जगह क्यों दे रखी है जैसे कि ये घर की मालकिन हो? अरे चुप कर नालायक लड़की, बड़ी आई बहू बनने वाली। अरे बहू होती तो बहू वाले काम भी करती। ससुराल को तो तूने अपना दूसरा मायका ही बना कर रखा है। दिन रात बस टाइम पास और आराम करती रहती है। सास की ये बातें सुनकर आरुषि को बहुत गुस्सा आता है। यार माधव, तुम्हारी माँ कितनी खड़ूस है। अरे उन्हें तो अपनी बहू की कोई कदर नहीं है, यहाँ तक कि अपने पोते की भी कोई कदर नहीं है। लेकिन उस 2 कौड़ी की नौकरानी को देखो, उसे तो माँ जी ने अपने सर पर चढ़ा रखा है। अब क्या कर सकते हैं आरुषि, माँ इस घर की मुखिया है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें तो बस यही कहने को आता है। बचपन से लेकर आज तक बस अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल है। फिर एक दिन गायत्री कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने वाली होती है। कान खोलकर सुन ले सबके सब, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, लेकिन मेरा दाया हाथ यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम सबको वैसे ही रहना होगा जैसे धन्नो कहेगी। उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, समझे तुम सब? लो कर लो बात, बस यही दिन देखना बाकी था। एक नौकरानी अब मालकिन बनकर हम पर हुक्म चलाएगी। हे भगवान, क्या दिन आ गए मेरे। अरे ओ चिमकांडी, ये लोमड़ी की तरह बीच बीच में क्यों अपना सड़ा हुआ मुंह खोलती है तू? ये बोरिंग डायलॉग मारना बंद कर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की सदस्य है। और दूसरी बात, इस घर को जिस तरह ये संभाल सकती है उस तरह कोई नहीं संभाल सकता, इसीलिए तुम सबको इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। धन्यवाद मालकिन साहिबा। गायत्री की बातें सुनकर सबके मुंह फूल जाते हैं, और गायत्री के गांव जाने के बाद अब एक किस्म से धन्नो ही घर की मालकिन बन जाती है। अगली सुबह जब घर के सभी लोग देर तक सो रहे होते हैं, तभी धन्नो पंचम और माधव को जाकर उठाने लगती है। चलिए चलिए, जल्दी उठ जाइए, मालकिन साहिबा नहीं है तो आप लोग अपना राज नहीं चला सकते। नहीं, सोने दो हमें धन्नो, हमारा धंधा संभालने के लिए लोग हैं दुकान पर, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ धन्नो, सोने दो। बड़ी मुश्किल से वो हिटलर अपने गांव गई है, इसीलिए हमें आज राहत मिली है। अब तुम यहाँ पर आकर हमारे सुख चैन को बर्बाद मत करो धन्नो, और जाओ यहाँ से। नहीं, आप लोग अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो मैं आपके मुंह पर पानी मारूंगी। तभी वहां पर आरुषि आती है और वो कहती है, अरे धन्नो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम होती कौन हो मेरे पति को उठाने वाली? नौकरानी हो इस घर की, अपनी हैसियत में रहो। आरुषि दीदी, मैं अपनी हैसियत में रहकर ही अपना काम कर रही हूँ। आप इन दोनों को और पिंकू बाबा को जल्दी से उठा दो, वरना मैं अभी मालकिन साहिबा को फोन लगाकर खबर पहुंचा दूंगी। धन्नो की ये बात सुनकर पंचम और माधव फौरन उठ जाते हैं। अरे नहीं मेरी माँ, उसे कुछ भी मत बोलना, वरना वो हिटलर वहां से बम फोड़ेगी और वो यहाँ पर आकर फटेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जल्दी उठो और तैयार होकर काम पर जाओ, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा है, आप दोनों का वहां पर होना ज्यादा जरूरी है। फिर एक दिन, अरे आरुषि दीदी, तुम ये पिंकू बाबा को चॉकलेट क्यों दे रही हो? इसे ये चॉकलेट वॉकलेट देने के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया है ना। तुम तो चुप ही रहो धन्नो, मेरा बेटा क्या खाएगा और क्या नहीं, ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? एक तो वो इसकी निर्दयी दादी है जो इस बेचारे को इसकी पसंद का कुछ भी खाने नहीं देती, और उसके जाने के बाद अब तुम आ गई हो। लेकिन आरुषि दीदी, मैं तो बस वो
खबरदार अगर मुझ पर या मेरे बेटे पर हुक्म चलाया तो बड़ी आई मालकिन बनने वाली। जाकर आईने में पहले अपनी शक्ल देख। धन्नो आरुषि की बातें चुपचाप सुन लेती है और बदले में उसे कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक रोज जब धन्नो सबके लिए खाना पका रही होती है तभी वहां पर आरुषि भी आती है। आरुषि दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप यहीं पर खड़े रहो और मुझे खाना बनाते हुए देखो ताकि आप भी कुछ सीख सको। मालकिन साहिबा आपको हमेशा ताने कसती रहती है ना, इसीलिए। ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? अगर ये सारे काम मुझे ही करने होते तो तुम्हें हम यहाँ पर क्यों लाते? ढोल मजीरे बजाने के लिए? इडियट कहीं की। फिर एक दिन रात में आप सब अपने अपने कमरे में खाना नहीं खाएंगे। मैं सबका खाना डाइनिंग टेबल पर ही लगाऊंगी। आप सबको वहीं पर आकर खाना होगा। धन्नो, बस बहुत हुआ तुम्हारा। और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तब मालकिन की तरह हुकुम करती रहती है। अरे तुम तो उस हिटलर गायत्री से भी बड़ी वाली हिटलर निकली। लेकिन मैं जो भी कहती हूँ आप सबकी भलाई के लिए ही तो कहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मालकिन साहिबा कहती है। आज भी उन्होंने मुझे फोन पर पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे उन्होंने आप सबको उनके हिसाब से रहने की जिम्मेदारी दी है, और अगर मैंने ये सब नहीं किया तो आप सब लोग कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाओगे। अरे बस कर तेरा ये भाषण। और हाँ, हुकुम उन पर चलाया जाता है जो अपने होते हैं। हम तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं जो तुम्हारी हर बात सुनकर लेंगे। अरे मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि तुम तो अनाथ हो ना। तुम्हारे पास तो कोई परिवार ही नहीं है। आई बड़ी हमें बताने वाली। तुमने बिल्कुल सही कहा आरुषि बहू। अरे ये तो हमें अपना ही परिवार समझ रही है। कहीं और पर जाकर अपनी ये मालकिनगिरी चला। हमारे सामने ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। और नहीं तो क्या, जब देखो तब हुक्म झाड़ती रहती है। आरुषि का यह परिवार वाला ताना सुनकर धन्नो को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। आरुषि दीदी, आपने मुझे मेरे परिवार के ऊपर ताना मारकर मेरा दिल दुखाया है। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं ना। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। आज के बाद आपको मेरी आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं करूंगी मैं यहाँ पर कोई भी काम। जा रही हूँ मैं अपने गांव, वही जहाँ पर मैं अकेली रहती थी। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे जाने से हम सब मर नहीं जाएंगे। निकलो यहाँ से। फिर धन्नो अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है और उसके बाद में अब घर वालों को उसके बिना काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आरुषि को कोई खाना बनाना नहीं आता, जिस वजह से वो बाहर से खाना ऑर्डर करती है और खाने का ढेर सारा बिल आता है। ओह नो, इतना सारा बिल! 2 दिन में तो हमारा ये हाल है। काश मैंने धन्नो की बात सुन ली होती और थोड़ा खाना बनाना सीख लेती। मम्मा, मेरे दांत टूट गया। अरे बाप रे! और खिलाओ इसे चॉकलेट्स। अरे एक बार अगर तुम उस धन्नो की बात सुन लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की भी बात नहीं सुननी। माधव बेटा, कल और आज हम दोनों आराम से सोए थे और इसीलिए दुकान में काफी सारा नुकसान हो गया है। हमारे आदमी लोग ठीक से दुकान नहीं चला पा रहे। जब घर में धन्नो थी तब हम दोनों टाइम पर दुकान जाया करते थे, लेकिन उसके चले जाने के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है। उसके साथ हमने सही नहीं किया। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि वो हम पर मालकिन बनकर हुक्म नहीं चला रही थी, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमें एक सही दिशा दिखा रही थी। वो तो हमारी भलाई ही चाह रही थी। हमने उसके परिवार के ऊपर ताना मारकर अच्छा नहीं किया। उसके मन को काफी ठेस पहुंची होगी। हाँ माधव बेटा, हमें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। आरुषि बहू, हमने उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो इस घर की ही सदस्य है, कोई पराई नहीं है।
हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर तीनों धन्नो के गांव चले जाते हैं और उसके सामने शर्मिंदा होकर खड़े रहते हैं। हमें माफ कर दो धन्नो, मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि किस तरह तुमने हमारा हर घड़ी में साथ दिया है, फिर चाहे सुख हो या दुख हो। कोई परिवार का सदस्य भी इतनी परवाह और प्यार नहीं करता जितने तुमने हमारी की है धन्नो। तुम तो वाकई में इस घर की सदस्य हो। आज हमें समझ आया कि माँ तुम्हें इतना क्यों मानती है धन्नो। सच में मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दो और प्लीज घर चलो। वो घर तुम्हारे बगैर सुना है धन्नो, तुम्हारे होने से ही वहां पर रौनक होती है। हाँ धन्नो, और हम तीनों तुमसे वादा करते हैं कि जैसे माँ जी और तुम चाहती हो, हम तीनों बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो धन्नो। धन्नो सबका ये रूप देखकर भावुक हो जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है और वापस अपने घर लौट आती है। अब घर में सभी अच्छे से रहने लगते हैं और जब गायत्री गांव से वापस आती है तभी वो अपने घर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, मेरे घर में इतना बदलाव! मेरी बहू खाना बना रही है, माधव पूजा कर रहा है और पंचम जी सेहतमंद फल खा रहे हैं। और ये पिंकू, ये कब से इतना पढ़ाकू हो गया? ये सब क्या हो गया धन्नो? तूने मेरे घर को तो मंदिर ही बना दिया। ये पक्का मेरा ही घर है ना, या मैं किसी गलत पते पर आ गई हूँ? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही पते पर हो। ये आपका ही घर है और इस सब का श्रेय धन्नो को जाना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो हम सब इतना बदल ही नहीं पाते। और उस दिन के बाद से सभी लोग धन्नो के साथ प्यार से रहने लगते हैं। रश्मि और नित्या दोनों पक्की सहेलियां होती है। रश्मि एक अमीर घर की लड़की होती है, वही नित्या गरीब होती है। नित्या और एक मिडिल क्लास लड़का गौतम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आई लव यू नित्या, देखना मैं जल्दी घोड़ी पर सवार होकर तुम्हें लेने आऊंगा और फिर अपनी बीवी बनाकर साथ ले जाऊंगा। ओह, थैंक यू गौतम, मुझे इतना प्यार करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। एक दिन नित्या गौतम को अपनी सहेली रश्मि से मिलाती है और रश्मि को पहली नजर में देखते ही गौतम को वो बहुत पसंद आ जाती है। हाय, मैं रश्मि, नित्या और मैं बचपन की सहेलियां हैं। हेलो रश्मि, नाइस टू मीट यू। गौतम अब रश्मि से मिलने के नए नए बहाने करने लगता है और उनकी मुलाकातें इतनी बढ़ जाती हैं कि रश्मि को भी गौतम के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगता है। एक दिन गौतम रश्मि को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। रश्मि, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं पहले तुम्हारी सहेली नित्या से प्यार करता था, लेकिन जब से तुम्हें मिला हूँ सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी और सुंदर हो चुकी है। गौतम, सच कहूँ तो मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो। दोनों में प्यार भरी बातें होती है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नित्या की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रश्मि ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? और गौतम, वो तो मुझसे कितना प्यार करता था। शादी के वादे देकर उसने ये क्या कर दिया मेरे साथ। 10 साल बीत जाते हैं। नित्या अब एक बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। गौतम और रश्मि एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन नित्या भी उसी शहर में आती है। उसका मकसद एकदम साफ होता है। साल बदले, हाल बदले, यहाँ तक के रंग रूप भी बदले, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली गौतम और रश्मि। जो चोट तुम दोनों ने मुझे दी थी, अब उसका बदला लेने आ गई हूं मैं। नित्या गौतम का एड्रेस निकालकर जानबूझकर गौतम के घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर गौतम अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। नित्या को देखकर वह पहले उसे पहचान ही नहीं पाता।
उसके बाद वो उठकर उसके पास चला जाता है। तुम नित्या हो ना? हाँ, मैं ही हूँ नित्या, तुम्हारी नित्या गौतम। नित्या, तुम कितनी बदल चुकी हो। इतने ब्रांडेड और महंगे कपड़े, बैग, और तुम पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है गौतम। अब मैं एक बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। वाओ, क्या बात है। अच्छा, यहाँ बैठने की जगह कहीं और बैठकर बातें करें? क्यों, क्या कहती हो? नित्या गौतम की बात मानकर उसके साथ एक पार्क में चली जाती है, जहां पर गौतम उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नित्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत था। मैं पगला गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ नित्या। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन गौतम, तुम तो शादीशुदा हो ना? मेरी सहेली ही तो तुम्हारी धर्मपत्नी है। तो क्या हुआ, हम दोनों अब भी एक हो सकते हैं। तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मेरी आंखें खुल गई है नित्या। मैं जान चुका हूं कि मैं कितना गलत था और कितनी बड़ी बेवकूफी की मैंने। ठीक है गौतम, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। सो स्वीट ऑफ यू नित्या, थैंक यू सो मच। अब नित्या और गौतम दोनों आपस में मिलने लगते हैं और बातचीत बढ़ने लगती है। नित्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहिए, जो इसे 10 साल पहले ही मिलना चाहिए था? मतलब, मैं समझी नहीं गौतम। मेरा मतलब शादी नित्या। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। अब बस बहुत हुआ ये छुप छुप कर मिलना। अब मैं तुमसे शादी करके मेरी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ नित्या। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो रश्मि का क्या होगा? अरे, रश्मि गई चने के खेत में। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे चारों तरफ सिर्फ तुम ही तुम हो नित्या। ओके गौतम, हम दोनों आज ही शादी करेंगे। फिर वो दोनों पास ही के एक मंदिर में शादी करने का फैसला लेते हैं। तभी रश्मि को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, हिल रोड वाले मंदिर के पास आ जाना जल्दी से, तुम्हारा शुभ चिंतक। ये क्या? ये मैसेज मुझे किसने भेजा और कोई मुझे मंदिर के पास क्यों बुला रहा है? आखिर क्या माजरा हो सकता है? रश्मि उस मंदिर में चली जाती। तब वहां गौतम और नित्या को शादी करते देख वो एकदम से हैरान रह जाती है। वही जब गौतम भी रश्मि को देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। गौतम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या चल रहा है? वो, मैं नित्या से शादी कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? अब हम दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब तुम हमें अलग नहीं कर सकती। क्या? नहीं गौतम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज नित्या से शादी मत करो, प्लीज गौतम। नहीं, अब मुझे तुमसे भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की मिली है, मेरा पहला प्यार, जो अब मेरा आखिरी प्यार बनेगी। लेकिन एक मिनट, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है? मैंने। ये जानकर गौतम भौचक्का रह जाता है। क्या? नित्या, इस रश्मि को तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया? सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। रश्मि, मुझे ऐसा लगता था कि तुम दोनों ने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल तो गौतम ने खेला है। उसने हम दोनों को फंसाया है। मतलब, जब तुम अमीर थी तब इसने मुझे छोड़कर तुम्हें अपने प्यार में फंसाया और तुमसे शादी कर ली। और अब जब मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बन चुकी हूँ तब ये तुम्हें छोड़कर वापस मेरे पास आ गया है। रश्मि, गौतम ने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि उसने तो तुमसे शादी केवल पैसों के लिए ही की है। छी गौतम,
मुझे लगा कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि इतने सालों तक तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सहेली को धोखा दिया। कितनी बुरी हूं मैं। रश्मि का रो रो कर बुरा हाल होता है। मुझे बदला तो तुम दोनों से ही लेना था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी सहेली तो पहले से ही इस कहानी में बेकसूर थी। वो करती भी क्या उस वक्त। प्यार में तो लोग अपने सगे रिश्तों को भी धोखा दे देते हैं। मुझे माफ कर दो नित्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं रश्मि, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात सजा की, तो वो तो अब इस दरिंदे को मिलेगी, इस धोखेबाज आदमी को, जिसने लालच के चलते दो सहेलियों का रिश्ता बिगाड़ दिया। अंत में रश्मि गौतम को छोड़ देती है और नित्या के साथ अपने पुराने शहर में रहने चली जाती है। और गौतम अब पूरी तरह कंगाल होकर सड़क पर आ जाता है।